हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अब तक की भूगोल की यात्रा में हमने एक किताब कर ली है जो मानव भूगोल से संबंधित थी। इसमें विश्व के संदर्भ में हमने काफी चीजों को पढ़ा है। अब हमारी जो दूसरी बुक है वो भारत के संदर्भ में है। हम उसमें भी कुछ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमने जो इस पहले वाले पार्ट में पढ़ी है, उसी का ही जो संदर्भ हम भारत के अंदर लेंगे। जैसे आपने पढ़ा था पार्ट नंबर 2 में विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि विश्व के संदर्भ में पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास में जो पहला पार्ट है वो पार्ट है भारत, और भारत के संदर्भ में है जनसंख्या घनत्व वृद्धि वितरण और संगठन। आपको पता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैं बता चुका हूं कि किसी जनसंख्या और क्षेत्रफल के धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व होता है। वृद्धि के बारे में मालूम है, वितरण भी मालूम है और संगठन भी मालूम है। अब हम कुछ इसमें सामान्य चर्चा करेंगे, पहले भारत की, उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो भारत है वहां पर अगर जनगणना की बात करें तो जनसंख्या पहले में माना गया है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है, इसलिए हम जनसंख्या को यहां पर पढ़ रहे हैं। और जनसंख्या का क्या पढ़ रहे हैं हम रूप यहां पर, कि जनसंख्या का जो वितरण है घनत्व किस प्रकार का है। यानी जनसंख्या का हम इसमें गुणात्मक रूप नहीं पढ़ रहे हैं जैसे हमने मानव विकास से पढ़ा था। यहां पर उसका पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से, कहां पर कितनी फैली हुई है, कितनी वृद्धि हो रही है, कैसा संगठन है, हम ये इसके अंदर पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखें कि भारत में जनगणना शुरू कब से हुई थी। तो शुरू जब होती है भारत में जनगणना तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनके द्वारा 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना शुरू होती है। जनगणना शुरू होती है कब होती है? 1872 में। कौन करवाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1872 में कराते हैं जनगणना। जनगणना क्यों कराई जाती है ये भी संदर्भ में समझ सकते हैं इतिहास में। जब उनको पता मालूम करना था कि जो उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन था तो वहां पर योजनाएं किस प्रकार से बने, तो उसके लिए जनगणना के आंकड़े चाहिए थे कि कितने लोग हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, इस तरीके से आंकड़े चाहिए थे। लेकिन अगर हम बात करें कि विधिवत रूप से जो भारत में कानूनी रूप से हम बात करें, कानूनी रूप से जो जनगणना शुरू होती है वो होती है 1881 से। तो सर्वप्रथम जनगणना शुरू 1872 में, विधिगत जनगणना शुरू होती है 1881। यहां कई प्रश्न बनते हैं, हमने जो एग्जाम दिए हैं उसमें प्रश्न बने हैं। जैसे ये कहा गया है कि अब तक जो जनगणना हुई है वो कौन सी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई रटना नहीं है। 1881 में पहली हुई है, उसके बाद देखेंगे आप 1891, फिर आपके इसमें आप 10 साल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। अभी 2021 की हुई नहीं है, किसी कारणों से ये कोरोना का आया, ये कई कारण रहे। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में क्वेश्चन आया था कि ये जो जनगणना है 2011 की जनगणना है, ये आजादी के बाद कौन सी जनगणना है। अब देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। आप देखेंगे 1947 यानी ये यहां से 1951 शुरू होंगे, 1941 तो आजादी के पहले का हुआ। तो ये क्वेश्चन आया, मेरे एग्जाम में आया, मैंने ये सीरीज बनाई और देखा ये 1 पहले नंबर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये हो गई आजादी के बाद 7वीं जनगणना हो गई। आजादी के बाद कौन सी जनगणना हो गई? 7वीं। और वैसे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ऐसे कौन सी जनगणना हो गई? ये 14वीं जनगणना हो गई। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकते हैं कि आजादी के बाद में कौन सी जनगणना है? 7वीं, और कुल है 14वीं। अब हम इसमें कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, वो आप देखिए। हम ये देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है
भारत का क्षेत्रफल जो है, पहली बात तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के क्षेत्रफल का, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और हम इसमें यह कर सकते हैं कि इस विश्व के क्षेत्रफल में जनसंख्या कितना निवास करती है। यानी अगर क्षेत्रफल विश्व का 100 है तो भारत का क्षेत्रफल केवल 2 भाग है, लेकिन विश्व की जनसंख्या, मतलब ये मान सकते हैं अपन कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.4% है। कितना परसेंट है? 17.4%। तो ये एक तरीके से ये कितना बड़ी विषमता है कि क्षेत्रफल तो 2.4% है, 2.5% है लगभग, और जनसंख्या निवास करती 17.5% आती है। तो हमने ये फैक्ट्स पढ़े। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कुछ पर कम करती है। जैसे हम बात करें भारत के, अगर नक्शे की बात करते हैं हम, जैसे आप देखेंगे कि जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, जैसे यूपी ले लीजिए आप, थोड़ा एमपी ले लीजिए, पूर्वी राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, आपका पश्चिम बंगाल ले लीजिए, यहां पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? उपजाऊ मृदा है, जिससे खाद्यान्न की पूर्ति हो जाती है। हाँ? और मतलब समतल मैदान है, कई कारण काम करते हैं। आपके पंजाब हरियाणा में भी है, पठारी क्षेत्र में महाराष्ट्र में भी है, उत्तर कर्नाटक साइड में भी है। तो कुछ क्षेत्र विभिन्नता के हिसाब से जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। तो हम और एक बात और देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या जो वर्तमान में है, भारत की जनसंख्या है वो वर्तमान में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वैसे तो आपको बताऊं कि भारत की जनसंख्या अब पहले नंबर पर आ गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक जो बुक्स में हमारे पास आंकड़े हैं वहां पर भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा ही है। तो लेकिन वैसे वर्तमान में बात करें तो भारत पहले नंबर पर आ चुका है। मैंने आपको याद कीजिए जब वृद्धि पढ़ाई थी तो वृद्धि में एक आंकड़ा दिया था कि वृद्धि क्या होती है कि एक निश्चित समय अंतराल के अंदर, मान लीजिए निश्चित समय अंतराल है 2001 से लेकर 2011, इसमें जनसंख्या में जो होने वाला जो परिवर्तन है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या कहलाता है? उसमें जो वृद्धि दर होती है वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर कितनी है? भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.64%। 17.64%, 10 साल की वृद्धि है। लेकिन अगर भारत की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, भारत की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वो है 1.64%। दोनों में अंतर समझिएगा। दशकीय का मतलब होता है 2001 से लेकर 2011, और वार्षिक का मतलब होता है हर साल में कितनी बढ़ रही है, तो वो है 1.64%। तो ये मुख्य आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में किस प्रकार से जो राज्य रहे हैं वो उनका क्रम क्या रहा है, जनसंख्या के ज्यादा के हिसाब से व कम के हिसाब से। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, लेकिन कब के? 2011 की जनगणना के हिसाब से। देखिए हर कोई राज्य अगर नंबर 1 पे है, 2 पे है, उससे कारण है। पहले नंबर पर अगर यूपी लेते हैं तो यूपी का कारण क्या है? वहां पर आपकी उपजाऊ मृदा है। अगर हम बात करें उपजाऊ मृदा है, समतल धरातल है, खाद्यान्न की पूर्ति है, खाद्यान्न मिल रहा है, तो यूपी नंबर 1 पे आता है। वैसे तो उत्तरी विशाल मैदान की आनी चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पे जिस वक्त है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का अगर नंबर 2 पे आने के कारण है, प्रश्न आ सकता है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर क्यों है? दक्षिण पठारी राज्य होने के बावजूद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि हम बात करते हैं कि उत्तर के विशाल के मैदान के अंदर 42.5% जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण क्या है? वहां पे नगरीकरण है, और साथ में क्या है? औद्योगिकरण कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं, और आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सपनों की नगरी है, लोग आते हैं यहाँ पर। नंबर पे आता है आपका बिहार।
वही उत्तर का विशाल मैदान। चौथे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, वो भी आपके उत्तर का विशाल मैदान का कारण है। और पांचवें नंबर पे आएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। तो ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें, हम इसमें बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ऐसा क्षेत्र आएगा जो मरुस्थल में हो या पठारी हो या पर्वतीय हो। तो पहले नंबर पर है सिक्किम, पहले नंबर पर है सिक्किम, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मिजोरम, दूसरे नंबर पर आपका आएगा मिजोरम, सिक्किम मिजोरम। आप सोचेंगे गोवा तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो गोवा क्यों नहीं है? लेकिन गोवा के अंदर जो समुद्री जलवायु हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो पर्यटक आते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे आखिरी में नहीं है। सिक्किम सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा गया? सिक्किम। ऐसे ही हम पढ़ते हैं सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। यूटी यानी आपके यूनियन टेरिटरी। तो पहले पे हमारी राजधानी है दिल्ली, पहले पे कौन है? दिल्ली। और दूसरे पर आपके हैं पौंडीचेरी, दूसरे पे आपके हैं पौंडीचेरी, ठीक है। यहां पर दिल्ली क्यों है पूछता क्वेश्चन आता है, क्योंकि देश की राजधानी है। यहां पर आपको सब सुविधाएं मिल रही है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, रोजगार की सुविधा है, लोगों के लिए समान अवसर है, अच्छे अवसर है, इसलिए दिल्ली नंबर 1 पर है। आजकल क्वेश्चन आने वो बंद हो गए हैं बेटा कि भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाले पे दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य? आपने महाराष्ट्र लिख दिया, नहीं। अब क्या आता है कि महाराष्ट्र क्यों है? नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण है ना। या फिर यूं क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके टॉप 5 के अंदर एकमात्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला दक्षिणी राज्यों का कौन सा राज्य है? दक्षिणी भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तर आएगा महाराष्ट्र। ये दक्षिण भारत का, ये भी आपके उत्तरी भारत में आते हैं, सब उत्तरी भारत में आते हैं। महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत में आता है, एमपी थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में आता है नीचे से। अच्छा, फिर इसी में आता है सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी। तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। तो बेटा ये एक तरीके से आपका सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र को थोड़ा सा याद रखना है, क्यों है वो याद रखना है। सबसे कम सिक्किम और मिजोरम है, सर्वाधिक जनसंख्या यूटी दिल्ली में है, होनी ही है, और सबसे कम लक्षद्वीप में। एक फैक्ट और आता है, हम उसमें देखते हैं कि आपका जो भारत है, इसके उत्तर के विशाल मैदान में, भारत का जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहां पर भारत की 42.5% जनसंख्या निवास करती है, 42.5% जनसंख्या निवास करती है। जबकि जो 10 पर्वतीय राज्य हैं उसमें केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। जो आपके पर्वतीय राज्य आएंगे उनमें सिक्किम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, वहां पर। और भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है, जिसमें आपको उदाहरण दिया मैंने, आपका यूपी आया, बिहार आया, पश्चिम बंगाल आया, 42.5% जनसंख्या निवास करती है। अब इसका कारण क्या है? तो हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये आप विश्व के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं, वहीं पर है, वही लिखना है। बस आपको थोड़ा सा भारत का फैक्ट भी साथ में जोड़ना है, बाकी वही आएगा। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए पहला कारक हम क्या लिया था? हमने लिया था कि सबसे पहले कौन सा कारक प्रभावित करेगा? भौगोलिक कारक करेगा। कौन सा करेगा? भौगोलिक कारक। आप खुद पढ़ लीजिए, आप कहां पर कैसे होंगे आप मुझे बताइए। समतल मैदान में रहना पसंद करेंगे या फिर पठारी या फिर मरुस्थल इलाकों में रहना पसंद करेंगे? समतल मैदान में रहना पसंद करेंगे। जलवायु आपकी मान लीजिए बहुत ज्यादा उष्ण है, भूमध्य रेखीय जलवायु, तो वहां रहना पसंद करेंगे, जहां पर सम जलवायु होगी, जलवायु जहां अच्छी होगी वहां रहना पसंद करेंगे। तो सब फैक्ट्स हमारे यहां सामने आएंगे। तो भौगोलिक कारक में जो पहला जो आएगा, वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, हम प्राचीन समय से देख रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है, वो जो मानव बस्ती का जो विकास हुआ है, वो नदी घाटियों के पास हुआ है। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें, चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है जल के पास में हुआ है। इसलिए जल की उपलब्धता मानव को शुरू से ही क्या करती है? प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में समझे
आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के बाद में, यहाँ अरावली है, इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद में हरे के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, उसके बाद में जब जल की उपलब्धता हुई तो यहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा होने लग गया। उससे पहले यहाँ जनसंख्या का वितरण नहीं था, यानी जल ने उनको आकर्षित किया या नहीं किया। ये राजस्थान के संदर्भ में ले सकते हैं। हम यूं लिख सकते हैं जल की उपलब्धता में कि हम प्राचीन समय से देख रहे हैं कि जो नदी घाटियां होती है वो मनुष्य को आकर्षित करती है। मानव बस्ती का विकास होता है सिंधु मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता में। और हम पश्चिमी राजस्थान में देखें कि पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के बाद में वहां पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनसंख्या का बसाव हुआ है, जनसंख्या को आकर्षित किया गया है। तो जल की उपलब्धता आप यहां पर लिख सकते हैं। दूसरा आपका जो आएगा वो है जलवायु। देखो जलवायु तो हमेशा से ही मनुष्य को प्रभावित करने वाला कारक रहा है। जो ज्यादा कठोर शीत जलवायु होगी वहां भी नहीं रहेंगे, जैसे साइबेरिया के अंदर। जो ज्यादा उष्ण जलवायु होगी, जैसे आपके कांगो के जंगल है, अमेजन के जंगल है, वहां भी लोग नहीं रहेंगे। लोग रहते हैं उष्ण कटिबंधीय या सम जलवायु में। और इसी का कारण है कि अगर हम बात करें जैसे गोवा का इलाका है, या फिर हम बात करें तटीय क्षेत्र के जो देश, तटीय क्षेत्र के जो राज्य हैं, तटीय क्षेत्र जैसे आपने केरल का ले लीजिए, तटीय क्षेत्र में हिस्सा आपके मंगलुरु है, कर्नाटक में ले लीजिए, तो वहां पर लोग सम जलवायु के कारण रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा मौसम क्या रहता है, सुहावना रहता है, अच्छा बना रहता है, उनकी खेती के लिए अच्छा रहता है, उनके काम करने के लिए अच्छा रहता है। इसी कारण जलवायु भी प्रभावित करती है। और कभी भी कठोर शीत जलवायु के वाले क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती। ठीक, हम केवल एक ही फैक्टर पढ़ेंगे, बाद में कई फैक्टर है। सी आपका आएगा भू आकृति। क्या आएगा? भू आकृति। भू आकृति को आप उसी संदर्भ में ले सकते हैं कि हम देखते हैं कि मनुष्य प्राचीन काल से ही समतल धरातल पर पसंद करता है बजाय पर्वतीय और पठारी में। और आप उदाहरण दे सकते हैं जो भी मैंने दिया था कि भारत के उत्तर विशाल मैदान की जो जनसंख्या है, कि उत्तर के विशाल मैदान में 42.5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10 पर्वतीय राज्यों में 10% से भी जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां परिवहन के साधन अच्छे मिलते हैं, न वहां पर खाद्यान्न की होती है अच्छी उपलब्धता, न वहां पर कृषि कार्य होते हैं। तो जो भू आकृति होती है वो हमेशा प्रभावित करती है। ठीक है, अंतिम जो इसमें आएगा, वैसे तो काफी फैक्टर्स हैं, मृदा ले सकते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में लेंगे, हिमालय नदी आ रही है, तो जलोढ़ मृदा जो हमेशा बिछाई जा रही है, जलोढ़ मृदा जो आपके यूपी में है, जो आपके बिहार में है, जो आपके पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, वहां पर उन्होंने एक खाद्यान्न का जाल बिछा दिया गया है, जिसके कारण वहां पर खाद्यान्न की पेटी भी कह सकते हैं। और वहां पर उसी कारण जनसंख्या का बसाव, जनसंख्या का वितरण ज्यादा पाया जाता है। और आप कह सकते हैं, हम देखते हैं कि यूपी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वो केवल मृदा के कारण है ना। तो ये कारण आप ले सकते हैं। बाकी से फैक्टर्स जो काम करेंगे, हम करेंगे आर्थिक कारक है, और जो अंतिम है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक कारक। ये हम बाद में पढ़ेंगे। मुझे आपको बता देता हूं, भौगोलिक कारक बिल्कुल आपको समझना है। मुझे जल जहां मिलेगा मैं वहां रहना पसंद करूंगा। आपको ये उदाहरण देना है सभ्यताओं का, और फिर बाद में आपको ये लिखना है कि जल की विविधता ने पश्चिमी राजस्थान को भी आकर्षित किया है। जलवायु के अंदर आप गोवा तटीय क्षेत्र का राज्य दे सकते हैं कि जलवायु जो कठोर जो जलवायु होती है वो कभी भी आकर्षित नहीं करती है। भू आकृति के अंदर आप उत्तर के विशाल मैदान का दे सकते हैं कि वहां 42.5% जनसंख्या निवास करती है। आप ये समतल धरातल पर जनसंख्या निवास करती है, बजाय कठोर मरुस्थलीय या फिर पठारी हिस्सों के अंदर जनसंख्या निवास नहीं करती, कम रहना पसंद करती है। और मृदा के अंदर आप यूपी का उदाहरण दे सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो यूपी है वो जलोढ़ मृदा के कारण है। वह उपजाऊ मृदा है, बजाय कहीं दूसरी मृदा जो मिलती है, वहां पर जो रेतीली बलुई मृदा मिलती है, वहां पर जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। फिर हम आर्थिक कारक में पढ़ेंगे, जब खनिज पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, नगरीकरण पढ़ेंगे, औद्योगिकरण पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये पाठ की चर्चा है, आपको समझ में आएगा। इस किताब में हम सिर्फ भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, आपको ये समझना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पर भारत की जनसंख्या पढ़ रहे हैं और जनसंख्या का केवल मात्रात्मक रूप पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या का बसाव कैसा है, कितना है और कैसा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक लेकर चलूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।